सो हेलो एवरीवन, दिस इज़ महक बर्नवाल एंड वेलकम टू सोशियो विथ महक। आज हम हिस्ट्री के चैप्टर 3 द मेकिंग ऑफ अ ग्लोबल वर्ल्ड के बारे में पढ़ेंगे, जिसका अर्थ है कि भूमंडलीकृत विश्व का बनना। इस चैप्टर में लगभग 1000 ईसा पूर्व की कहानियों को दिया गया है और बताया गया है कि किस तरह से उस समय विश्व का आयात निर्यात होता था, किस तरह से ग्लोबलाइजेशन होते थे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें वैश्वीकरण के अर्थ को जानना होगा, तभी हम इस चैप्टर के कॉन्सेप्ट को समझ पाएंगे। तो ग्लोबलाइजेशन किसे कहते हैं, चलिए देखते हैं। वैश्वीकरण एक आर्थिक प्रणाली है और व्यक्तियों, सामानों और नौकरियों का एक देश से दूसरे देश तक के स्थानांतरण को वैश्वीकरण कहते हैं। यानी जब एक देश के लोग किसी दूसरे देश में अपने व्यापार के लिए, अपनी नौकरी के लिए या अपने सामान की खरीद बेच के लिए भी जाना होता है, तो इसे हम ग्लोबलाइजेशन कहते हैं। वैश्विक दुनिया के निर्माण को समझने के लिए हमें व्यापार के इतिहास, प्रवासन और लोगों को काम की तलाश और राजधानियों की आवाजाही को समझना होगा। नेक्स्ट है कि भूमंडलीकरण आखिर किसे कहते हैं, यानी व्हाट इज कॉल्ड ग्लोबलाइज्ड। दुनिया भर में आर्थिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक, धार्मिक, सामाजिक प्रणालियों का एकीकरण, यानी जो हमारे देश में या पूरी दुनिया में जो आर्थिक, इकोनॉमिकल, नेचुरलाइजेशन, पॉलिटिकल एंड रीजनल जो प्रणालियाँ होती हैं, इन सबको जब इकट्ठा हो करके जब कोई काम करते हैं तो इन्हें ग्लोबलाइज्ड कहते हैं। इसका मतलब ये है कि वस्तुओं और सेवाओं, पूंजी और श्रम का व्यापार दुनिया भर में किया जाता है। देशों के बीच सूचना और शोध के परिणाम आसानी से प्रवाहित होते हैं। यानी एक देश को दूसरे देश से जोड़ने के लिए जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत होती है, इन सबको इकट्ठा एकीकरण करके हम अपने पूरी दुनिया के बीच में भूमंडलीकृत विश्व को बनाते हैं। नेक्स्ट है कि प्राचीन काल। तो अब यहाँ से चैप्टर शुरू होता है, प्राचीन काल। यात्रियों, व्यापारियों, पुजारियों और तीर्थयात्रियों ने जान, अवसर, आध्यात्मिक पूर्ति के लिए या उत्पीड़न से बचने के लिए विशाल दूरी तय की। वे अपने साथ सामान, पैसा, मूल्य, कौशल, विचार, आविष्कार और यहाँ तक कि रोगाणु और बीमारियां भी ले गए। 3000 ईसा पूर्व एक सक्रिय तटीय व्यापार ने सिंधु घाटी सभ्यताओं को वर्तमान में पश्चिम एशिया के साथ जोड़ा। इट मीन्स कि जो पहले किसी यूरोप देश में रहने वाले जो लोग थे, उनमें क्या था कि बहुत बड़ी बीमारी थी, रोगाणु उनमें फैले हुए थे और उन्होंने क्या किया कि अमेरिका में जाकर के ये रोगाणु को फैला दिया, जिससे कि अमेरिका में रहने वाले लोग बहुत कमज़ोर थे और वो इससे प्रभावित हो गए और उनकी मौत होने लगी। तो इस तरह से पहले क्या होता था कि एक देश के लोग दूसरे देश में जाते थे, अपना व्यापार करते थे या उनसे ज़बरदस्ती काम करवाते थे। तो इस तरह से भूमि का, श्रम का और पूंजी का आदान प्रदान होता था। रेशम मार्ग, जिसे सिल्क रूट कहते हैं, रेशम मार्ग ने चीन को पश्चिम से जोड़ा। भोजन ने अमेरिका से यूरोप और एशिया की यात्रा की। नूडल्स चीन से इटली की यात्रा करते हुए स्पैघेटी बन गया। यूरोपीय विजेता अमेरिका में चेचक के रोगाणुओं को ले गए और एक बार प्रस्तुत किए जाने के बाद यह महाद्वीप में गहरे फैल गया। अब क्या है कि चलिए देखते हैं हम रेशम मार्ग किसे कहते हैं, यानी सिल्क रूट क्या था। सिल्क रूट एक ऐतिहासिक व्यापार मार्ग था जो कि दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व से 14वीं शताब्दी तक यह चीन, भारत, फारस, अरब, ग्रीस और इटली को पीछे छोड़ते हुए एशिया से भूमध्य सागरीय तक फैला था। उस दौरान हुए भारी रेशम व्यापार के कारण इसे सिल्क रूट करार दिया गया। यानी एशिया को चीन से, भारत से, इन सभी देशों से जोड़ने के लिए उस समय क्या होता था कि रेशम की खेती होती थी और इसका आयात निर्यात किया जाता था। तो इसलिए जिस रास्ते से इसको आयात निर्यात करते थे उसे ही सिल्क रूट का नाम दे दिया गया। ये मार्ग एशिया को यूरोप और उत्तरी अफ्रीका के साथ साथ विश्व को जमीन और समुद्र मार्ग से जोड़ते थे। अब है कि रेशम मार्ग, सिल्क रूट की क्या विशेषताएं थीं। इस सिल्क रूट से होकर चीन के बर्तन दूसरे देशों तक जाते थे। इसी प्रकार यूरोप से एशिया तक सोना और चांदी इसी सिल्क रूट से आते थे। सिल्क रूट के रास्ते ही ईसाई, इस्लाम और बौद्ध धर्म दुनिया के विभिन्न भागों में पहुंच पाए थे। मार्गों को दुनिया के सबसे दूर के हिस्सों को जोड़ने वाला सबसे महत्वपूर्ण मार्ग माना जाता था। क्रिश्चियन युग से पहले भी सिल्क रूट अस्तित्व में थे और 15वीं शताब्दी तक विकसित हुए।
यानी सन 1100 से लगभग लेकर के 14वीं 15वीं शताब्दी तक यह सिल्क रूट का प्रचलन था। रूट दुनिया के विभिन्न हिस्सों के बीच व्यापार और सांस्कृतिक संबंधों का एक बड़ा स्रोत साबित हुआ। अब क्या था कि सिल्क रूट का बहुत प्रचलन हुआ, लेकिन फिर क्या हुआ, इसके साथ साथ इस सिल्क रूट के साथ साथ भोजन का भी आदान प्रदान हुआ। जो एक देश का भोजन होता था वो दूसरे देश में भी बढ़ने लगा। तो नेक्स्ट है कि भोजन की यात्रा, स्पैगेटी और आलू। स्पैगेटी क्या है कि नूडल चीन की देन है जो वहाँ से दुनिया के दूसरे भागों तक पहुँचा। भारत में हम इसके देसी संस्करण सेवइयों को वर्षों से इस्तेमाल करते हैं। इसी नूडल का इटालियन रूप है स्पैगेटी, यानी जो हमारे इंडिया में सेवई या नूडल्स का प्रचलन है, उसको जब वो इटली के रास्ते होकर आता है तो इसका नाम स्पैगेटी हो जाता है। आज के कई आम खाद्य पदार्थों जैसे आलू, मिर्च, टमाटर, मक्का, सोया, मूंगफली और शकरकंद यूरोप में तब आए जब क्रिस्टोफर कोलंबस ने गलती से अमेरिकी महाद्वीपों को खोज निकाला। क्रिस्टोफर कोलंबस ने गलती से उन्होंने अमेरिकी महाद्वीपों की खोज कैसे कर दी, तो चलिए मैं बताती हूँ। तो क्या था कि जब यूरोप में ये एशिया वालों ने और अफ्रीका वालों ने कुस्तुनतुनिया की संधि के बाद अपना भोजन इनको देने से मना कर दिया, तो यूरोप ने सोचा कि अगर हमारे पास इनके देश से जो आयात किया जाता था, अगर वो चीज़ें आएंगी नहीं तो हमारे देश की जो प्रजा है वो भूखों मरने लगेगी। तो फिर यूरोप ने क्या सोचा कि भाई चलो अब हम एशिया की तरफ अपना हाथ बढ़ाते हैं। तो इधर कुस्तुनतुनिया की संधि के बाद से यहाँ के इलाके, तो यहाँ के सीमावर्ती क्षेत्रों को बंद कर दिया गया था। तो यूरोप के लोगों ने कोलंबस को भेजा कि जाओ तुम यहाँ एशिया में और भारत से इस मार्ग से होते हुए अपना वस्तुओं का आयात निर्यात करने के लिए उन्हें मनाओ और कहो कि हमें आपके देश से ये सामान चाहिए। तो क्या हुआ कि कोलंबस जब इस रास्ते से जा रहा था इस तरफ, लेकिन क्या हुआ कि गलती से उसकी जो नाव थी यहाँ इस तरफ मुड़ गई और उसके ग्रुप के जो लोग थे, उसके कोलंबस के साथ जो लोग गए थे, वो क्या सोच रहे थे कि हम तो दूसरी तरफ आ गए। लेकिन कोलंबस ने कहा कि भाई चलो, अगर हम वापस से इतने 1 महीने लगाकर हम इधर जाएंगे और फिर वापस घूमेंगे, तो उससे अच्छा है कि चलो हम आगे ही बढ़ जाते हैं और देखते हैं कि चलो क्या होता है, मरना तो हमें वैसे भी है। तो कोलंबस जब आगे बढ़ा, यहाँ तक आया, तो उसे अमेरिका मिल गया। उसने कहा कि ये एक नई दुनिया है, हमने एक नई दुनिया की खोज कर ली है, जिसे अमेरिका कहा गया। ठीक, कि आपको पता चल गया होगा कि क्रिस्टोफर कोलंबस ने गलती से अमेरिकी महाद्वीपों की खोज किस तरह कर दी। तो नेक्स्ट है कि आलू का आदान प्रदान किस तरह हुआ। आलू के आने से यूरोप के लोगों की ज़िंदगी में भारी बदलाव आए। आलू के आने के बाद ही यूरोप के लोग इस स्थिति में आ पाए कि बेहतर खाना खा सके और अधिक दिन तक जी सके। यानी उस टाइम पर यूरोप के पास इतने अच्छे खाने पीने की चीज़ें नहीं थी कि वो ज़्यादा दिन तक जी पाएँ। लेकिन जब आलू का प्रचलन हुआ तो यूरोप में आलू को सबसे ज़्यादा अहमियत दी जाने लगी, क्योंकि इस कंडीशन में नहीं थे कि बेहतर खाना खा सके और ज़्यादा दिनों तक जी सके। फिर क्या था कि जो आयरलैंड के किसान थे वो आलू पर इतने ज़्यादा डिपेंड हो गए थे कि 1840 के दशक के मध्य में किसी बीमारी से आलू की फसल तबाह हो गई तो कई लाख लोग भूख से मर गए। वो आलू पर इतने ज़्यादा डिपेंडेंट हो गए थे कि उनको लगता था कि आलू अगर हम नहीं खाएंगे तो हमारा क्या होगा, हम मर जाएंगे। और क्या हुआ कि ऐसा ही हुआ कि एक बीमारी की वजह से आलू की फसल पूरी की पूरी खराब हो गई और लोगों को खाने पीने की कमी होने लगी और वो भूखों मरने लगे। उस अकाल को आयरिश अकाल के नाम से जाना जाता है। सो नेक्स्ट टॉपिक हम अगली वीडियो में देखेंगे। सो थैंक यू।